Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. So today in this video we will discuss the topic from Indian polity, the preamble of the constitution. Now from the past few days I have been discussing several important topics of Indian polity through my handwritten notes from Lakshmikant book, and I have also made a separate playlist for that. You can check it if you want and see the previous videos. Now we'll start with this topic, the preamble of the constitution. Now before starting we should know that what does preamble means. What is a preamble basically? So preamble is like an introduction, or you can say the preface to the constitution का एक type of introduction है preamble. जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है, उसकी बेसिक आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो उसका एक बेसिक आइडिया आपको वेन एवर यू रीड ए प्रियम्बल आपको पता चलता है. ठीक है. ऑल्सो ये जो प्रियम्बल है ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे विच वॉज पास बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जिसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी और हमारे प्रियम्बल को भी. तो इट गेव द फंडामेंटल स्ट्रक्चर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. ठीक है. ऑल्सो N.A. पालकीवाला जो कि एक काफ़ी एमिनेंट ज्यूरिस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ही कॉल्ड इट एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, प्रियम्बल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो. एक फैक्ट है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल इन द वर्ल्ड. मतलब पहली बार दुनिया में जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के साथ शुरू होने वाला वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो आप याद रखिएगा. ऑल्सो हमारा जो प्रियम्बल है वो अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है और वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. तो प्रियम्बल में भी कुछ 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया था, ओनली एडिशन हुआ है. 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड इन थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट और वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड दी इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड ऐड हुए थे. तो ये 3 वर्ड याद रखने हैं आपको कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड ऐड हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा प्रियम्बल सिर्फ अभी तक जो है एक ही बार अमेंड हुआ है. Alright, now let's see the ingredients or the components of the preamble. Now before seeing the ingredients or the components of the preamble, I'll read out the preamble का text. लक्ष्मीकांत की बुक से ही मैं रीड आउट कर रही हूँ दैट, ताकि आपको एक पता हो जिन लोगों ने कभी प्रियम्बल नहीं पढ़ा है या सुना है उसके बारे में, तो आप को एक आइडिया हो जाए कि प्रियम्बल में क्या लिखा है. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा ये हमारे प्रियम्बल का बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट है. आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द इंग्रेडिएंट्स और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल. तो प्रियम्बल्स में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं या 4 कॉम्पोनेंट्स कह सकते हो आप प्रियम्बल के. पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया. ठीक है. जैसे शुरुआत ही प्रियम्बल के टेक्स्ट की होती है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है? पीपल ऑफ इंडिया. तो इससे पता चलता है कि अथॉरिटी किन के हाथ में है मेनली. सेकेंड पॉइंट है जो कॉम्पोनेंट है वो है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट. इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री. ठीक है. तो इससे हमें बेसिक नेचर भी पता चलता है इंडियन स्टेट का. तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है। और फोर्थ कंपोनेंट है द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 नवंबर 1949। तो ये 4 कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हो गए प्रियम्बल के। नाउ वी विल सी द कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। अभी मैंने प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ के सुनाया था आपको, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके हमें मतलब पता होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहला है सॉवरन। सॉवरन जो है इसका मतलब होता है कि इंडिया ना ही किसी की डिपेंडेंसी है और ना ही किसी का डोमिनियन है ऑफ एनी अदर नेशन। हम एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट है। नो अथॉरिटी अबव इट and is above it, and it is free to conduct both internal and external affairs on its own। कि कोई भी अथॉरिटी हमसे ऊपर नहीं है और हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं है, डोमिनियन नहीं है, हम एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया कैन ईदर अक्वायर और फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन द फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, बिकॉज हम सॉवरेन स्टेट है। तो इसका मतलब हो गया ये। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम जो है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं और यू कैन से स्टेट सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी नेशनलाइजेशन होता है ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज़ व्हाट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मीन्स। कि हर चीज़ गवर्नमेंट ओन्ड होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और प्रोडक्शन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, उन सब चीज़ों का नेशनलाइजेशन, एवरीथिंग विल बी ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑन दी अदर हैंड जो हम फॉलो करते हैं सिस्टम वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉलो करते हैं जहाँ पे बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। और जो हमारा इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है ये ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीज़म का, और जिसमें कि गांधीज़म ज़्यादा हम फॉलो करते हैं। ऑल्सो जो हमारी एक बात नोट करने वाली है कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स जिनको कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के थ्रू हमारा जो ये सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं वीकन हुआ, डाइल्यूट हुआ बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बिकेम वीकर इन ऑल दीज थिंग्स। इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, तो इस वजह से सोशलिज्म कम हुआ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम एम्बॉडी करते हैं वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री दे हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जो स्टेट है उसकी तरफ से सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट है हर रिलीजन को हमारी कंट्री में, इक्वल ट्रीटमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक अगर आप देखो फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे वांटेड दिस प्रिंसिपल टू बी द पार्ट ऑफ आर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है इट इज़ बेस्ड, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेंटी। मतलब सुप्रीम जो पावर है एक कंट्री में दैट इज़ विद द पीपल, लोगों के हाथ में सुप्रीम पावर है। नाउ डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। अभी इन चारों को हम देखते हैं। रेफरेंडम में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज लेजिस्लेशन रेफर टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डायरेक्ट वोट। क्या होता है कि कोई लॉ है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर हमारा पार्लियामेंट बना रहा है, तो उस लॉ को जो है ना बिफोर पासिंग दैट लॉ वो जो आम जनता है जो वोट करती है उनको भेजा जाता है, और वो लोग अपनी डायरेक्ट वोट से बताएंगे कि वेदर दे वांट दिस लेजिस्लेशन टू बी पास्ड या नहीं, ठीक है। तो लोग डिसाइड करेंगे क्या ये लॉ पास होगा, ये एक्ट जो ये बिल है ये लॉ बनेगा या नहीं। तो ये होता है रेफरेंडम। इनिशिएटिव क्या होता है, इट इज़ अ मेथड जहाँ पे आपका बाय द मीन्स ऑफ विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू दी लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। तो इनिशिएटिव में होता है कि लोग अपने आप से लेजिस्लेचर को कोई बिल देते हैं कि वी वांट दिस बिल टू बी पास्ड, ठीक है। तो दैट इज़ इनिशिएटिव। रिकॉल में क्या होता है, वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही
फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ इफेक्टिवली। जब कोई भी ऑफिसर या कोई भी फॉर दैट मैटर पॉलिटिशियन जो MP MLA है या मिनिस्टर है, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो लोगों के पास अथॉरिटी होती है इसमें कि दे कैन रिकॉल इट, दे कैन रिमूव हिम फ्रॉम इट्स ऑफिस। चौथा जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल है दैट इज़ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें सिर्फ लोगों की एक मत जाना जाता है कि व्हाट पीपल वांट। तो प्लेबिसाइट इज़ दैट, कोई भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है उस पर। जनरली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। नाउ वील सी द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ पे पीपल वोट करते हैं और अपना नेता चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो कि सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। नाउ देयर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखते हो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर एग्जांपल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है, जहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। ठीक है। ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी हमें कैसे पता चलता है, हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे एवरीवन इज़ एलिजिबल टू वोट अबव द एज ऑफ 18। तो ये हमारी एक इंडियन पॉलिटी का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर दिखाता है। पीरियोडिक हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ हम फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, देयर इज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो इससे हमारा इंडियन पॉलिटी का डेमोक्रेटिक नेचर पता चलता है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ देयर, बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक लास्ट नहीं कर सकती अनलेस देयर इज़ अ सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी रिकग्नाइज करती है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीज़ें हमारे प्रियम्बल में प्रोवाइडेड हैं, और इनको B.R. अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ ट्राइनिटी कहा था। क्यों कहा था? बिकॉज इक्वालिटी और लिबर्टी और ये जो फ्रेटर्निटी है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मैनी क्रिएट कर देगी, और इक्वालिटी लिबर्टी के बिना इट विल किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो दैट इज़ वाई ये यूनियन ऑफ ट्राइनिटी बोला जाता है। इस पर बेसिक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्ट होता है, वेदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट वी आर अ रिपब्लिक इन दैट सेंस। बट अगर आप ब्रिटेन में देखो, इंग्लैंड में देखो, तो वहाँ पे जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग और क्वीन होते हैं, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता। तो पॉपुलर पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज़ इन द पीपल, नॉट सिंगल इंडिविजुअल, तो वो रिपब्लिक होता है। बट किंग और क्वीन वाला जहाँ सिस्टम होता है तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाते, वहाँ पे उस सिस्टम को कहते हैं मोनार्की। ऑलराइट, जैसे कि ब्रिटेन में फॉलो होता है। और हमारे यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक सिस्टम है, बिकॉज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली बेशक इलेक्ट होते हैं, बट वी हैव अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राइट, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेड ऑफ स्टेट ऑलवेज इलेक्ट किया जाता हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम रिपब्लिक। There is absence of any privileged class for that matter. All the public offices are open to every citizen. So that is why we say India is a republic. Also note कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है दो तरीके की होती है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की ब्रिटेन में फॉलो होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जस्टिस। नाउ जस्टिस जो आइडियल है ये इट इज़ टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, इससे इंस्पायर्ड है ये। और जस्टिस एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन प्रीएम्बल। 3 तरीके का जस्टिस की फॉर्म प्रीएम्बल में एम्ब्रेस्ड है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नाउ सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट हर सिटीजन का विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। किसी चीज़, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, हर किसी का इक्वली ट्रीटमेंट हो सोसाइटी में, दैट इज़ सोशल जस्टिस विच इज़ प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स हैं, इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, उनको कम किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, दैट इज़ इकोनॉमिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिकल जस्टिस को हम टुगेदर दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
फिर तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में ऑल द सिटीजन्स हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। हर सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, इक्वल एक्सेस है पॉलिटिकल ऑफिसेज में और इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में। देन वी से वी हैव अ पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं तो वो लिबर्टी होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ इज प्रोवाइडेड इन द लिबर्टी। सो दिस फीचर इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1789 टू 1799। ऑल्सो जो आइडल हैं इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दी जाए टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट मैटर। और इसकी 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक जो है आर्टिकल 14 देखो, 15, 16, 17, 18 फंडामेंटल राइट्स के उठा के, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सिविक इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे पता चलता है, आर्टिकल 325 देखो, 326 देखो। 325 में क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिक्लेयर टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स। एवरीबडी इज हर एक के पास राइट है कि वो इलेक्टोरल रोल में वोटिंग कर सके, इंक्लूड हो, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो इससे हमें पता चलता है पॉलिटिकल इक्वालिटी इज देयर। इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ से पता चलता है, आर्टिकल 39 देखो DPSP का, विच सेज इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वीमेन एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ से हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी का पता चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हिंदी में कहते हैं फ्रेटर्निटी को भाईचारा। तो ये प्रमोट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और ये हमारे प्रियम्बल में भी मैंशनड है वर्ड। तो इट इज़ प्रमोटेड बाय, कैसे प्रमोट होता है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का फीचर है, सिस्टम है, और फंडामेंटल ड्यूटी है 51A ऐड की गई है टू प्रमोट दिस फ्रेटर्निटी। इट ऑल्सो अश्योर्स की डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल through the fundamental rights and DPSPs, unity and integrity of nation, psychological also और टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आर्टिकल 1 देखो तो वो यूनियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं, इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं रादर देन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन ऑफ इंडिया इसलिए ही कहा जाता है ताकि एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, लोगों में भाईचारा रहे, लोग पूरी कंट्री को अपना अपनी एक टेरिटरी माने, अपना ऐसे कोई मतलब वो लोकल एरिया से ज़्यादा पूरा नेशनल लेवल पे लोग जुड़े हुए हों, अपनी एक सेंस ऑफ लविंग अमंग द कंट्री मैन। देन कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है। के मुंशी जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने कहा ये तो एक हॉरोस्कोप है ऑफ आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो दिस शोज इट्स सिग्निफिकेंस। दूसरा, इट एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़, जैसे कि पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस, ऑन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly. That is why this is important. Sir Ernest Barker ने कहा था कि he was an English political scientist. He described it as the keynote to our Constitution. So this shows its significance. M. Hidayatullah, who was the former Chief Justice of India, he said it is a soul of our Constitution which lays down the pattern of our political society. Preamble as a part of the Constitution. अब देखो एक ये क्वेश्चन उठा जब प्रियम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था कि वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो 1960 का जो केस है बर्बरी यूनियन केस, उसमें ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस ओपिनियन को रिजेक्ट किया गया 1973 में केशवानंदा भारती केस में, जिसमें ये कहा गया कि येस प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन इन द प्रियम्बल। तो इन्होंने बोला कि नहीं, प्रियम्बल जो है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो पहले वाला ओपिनियन था जो कि बर्बरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी ये माना गया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल्सो नोट वन मोर थिंग कि ये जो प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिशिएबल है और ये जो है इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर।
तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस चीज़ को एनफोर्स नहीं करा सकते हो जो इसमें आइडियल्स लिखे हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, तो केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि कोई भी अमेंडमेंट इस तरीके से ना किया जाए जो उसके बेसिक फीचर्स को अफेक्ट करे। तो ऑल्सो नोट कि इंडिया ceased to be a British dominion on 26 January 1950 by declaring itself a sovereign republic. But जो पाकिस्तान है that continued to be the British dominion until 1956. तो पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियन रहा था 1956 तक, बट हम 1950 में अपने आप को सॉवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर करके थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।